नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा केवी कामत कमेटी के बारे में। तो इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है और इस रिकमेंडेशन को लार्जली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि केवी कामत कमेटी है क्या, क्यों बनाया गया और इनका रिकमेंडेशन क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कई सारे टर्म्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद होगा आपको कि अभी कोविड पैंडमिक के बीच में यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे जो बिजनेसेस हैं, कई सारे कॉर्पोरेट हाउस हैं, उन्होंने जो लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ बैंक्स नहीं आते हैं, बैंक्स के अलावा कई सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आती हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं इन बिजनेसेस को। तो यहाँ पर कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, यहाँ पर अब वो लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप सोच के देखिए, ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जो बैंकों की हालत थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हालत थी, वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर बैड लोन्स जिसको हम कहते हैं, एनपीए कहते हैं, वो लगातार बढ़ रहा था, 8 से 9% था। यहाँ पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगले 31 मार्च 2021 तक ये जो बैड लोन की समस्या है करीब 12-13% हो जाएगी, बहुत ही हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है, देखिए इम्पैक्ट तो आना ही है कोविड-19 की वजह से, लेकिन इस इम्पैक्ट को यहाँ पर जो बैड लोन्स का जो स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हालत खराब ना हो जाए, इसको देखते हुए यहाँ पर जरूरी ये है कि जो बिजनेसेस ने लोन लिया था और वो अगर कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट हुए हैं तो उनके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए। मतलब कि ऐसा किया जाए ताकि उसको एक्सटेंड कर दिया जाए एक तरह से। आई एम श्योर कि आपने मॉरेटोरियम वगैरह के बारे में सुना होगा, यहाँ पर रिटेल लोगों को दिया गया था। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े हाउसेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली वो सभी बिजनेस जिन्होंने 1500 करोड़ से ज्यादा लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था। तो अब ये आप समझो कि जिस बैंक ने, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यहां पर जिस भी बिजनेस को लोन दिया था, तो अब उस लोन को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी बैंक ने, सपोज SBI ने यहाँ पर 1000 बिजनेसेस को लोन दिए थे और 1000 के 1000 यहाँ पर अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सभी को यहाँ पर एक्सटेंड कर देना चाहिए? नहीं, इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि हो सकता है आप पे ही नहीं कर पाएं। कितना भी आप उसके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, मतलब कि उनके डेडलाइन को कितना भी आप बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो रिपे नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा फायदा नहीं है कि उनको एक्सटेंड किया जाए, यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की तरफ भेजा जाए, दूसरा प्रोसेस अपनाया जाए। लेकिन वो सभी बिजनेसेस जो कि कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट हुए हैं और उनको थोड़ा और समय चाहिए चीजों के लिए, तो यहां पर उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब बैंक्स के लिए इतना आसान नहीं होगा उनको आइडेंटिफाई करना। इसके लिए यहां पर आरबीआई ने क्या किया था कि यहां पर केवी कामत कमेटी जो है वो बैठाई गई थी और इसके अंदर आप देख सकते हो ये टोटल 5 मेंबर की कमेटी थी और बाकी भी 4 मेंबर्स आप यहां पर देख सकते हो। इनका मेन काम क्या था, रोल क्या था इस कमेटी का, कि यहां पर जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया जाए रेजोल्यूशन प्लान्स को लाने के लिए। आप समझो रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए। यहां पर किसी बिजनेस ने SBI से लोन लिया 2000 करोड़ का, अब वो 2000 करोड़ रिपे नहीं कर पा रही है, तो ये जो आपका 2000 करोड़ का लोन है इसको किस तरह से यहां पर रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसके डेट को बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट को कुछ चेंजेस लाया जाए, मतलब क्या किया जाए आखिरकार, इसी को कहते हैं रेजोल्यूशन प्लान। तो यहां पर बेसिकली केवी कामत कमेटी का मेन काम यह था कि इन सभी बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना, उन सेक्टर को आइडेंटिफाई करना कि किस बेसिस पर यहां पर किसी भी बिजनेस ने जो लोन लिया है उसको हम यहां पर रीस्ट्रक्चर करेंगे। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी को तो कर नहीं सकते हैं, यहां पर कुछ ही सिलेक्टेड करना होगा, तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर होना चाहिए। तो इसी को देखकर यहां पर केवी कामत कमेटी ने 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट की आरबीआई को। और यहां पर आरबीआई ने अब 1-2 दिन पहले ही बोला है कि हमने लार्जली ज्यादातर जो चीजें हैं आपकी केवी कामत कमेटी की उसको एक्सेप्ट कर ली हैं। तो यहां पर अब केवी कामत कमेटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप वो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है, केवी कामत कमेटी ने कहा है कि हम करीब 26 सेक्टर यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो 26 सेक्टर्स हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बात करिए, रियल एस्टेट की बात करिए, रेस्टोरेंट की बात करिए, इस तरह के कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। तो यहां पर उन्होंने 26 सेक्टर्स को एक तरह से आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई किया, सपोज मैं कहता हूं यहां पर सीमेंट का कोई बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, इस तरह के आप टोटल यहां पर देख सकते हो 26 आपको सेक्टर्स देखने को मिलेंगे।
तो यहां पर इन 26 सेक्टर्स में से बहुत सारे बिजनेस होंगे। ऑटो कंपोनेंट में कई सारे बिजनेस होंगे, ऑटो डीलरशिप में बहुत सारे बिजनेस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, कई सारे कंपनीज होंगी, राइट। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि सभी का रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता लोन का। तो यहां पर ये जो 5 मेंबर की कमिटी है उन्होंने क्या किया है कि एक तरह का पैरामीटर दे दिया है, फाइनेंशियल पैरामीटर दे दिया है। मतलब कि अगर इस पैरामीटर के अंदर वो बिजनेसेस आती हैं तब तो उनके लोन को रीस्ट्रक्चर कर देना चाहिए। अगर वो इस पैरामीटर के अंदर नहीं आती हैं तो यहां पर उनके लोन को रीस्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए। अभी भी आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को डाउट आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं। देखो यहां पर 5 पैरामीटर्स की बात कही गई है। यहां पर आप देख सकते हो, एक ये पैरामीटर है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा करंट रेशियो है, फिर चौथा ये पैरामीटर और पांचवा ये पैरामीटर है। देखिए ये आपके एग्जामिनेशन में इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्टिल मैं यहां पर एक एक लाइन में आपको बता देता हूं कि इन 5 पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पहला देखिए क्या बोल रहा है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज टू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। देखो सिंपल सा मतलब इसका ये होता है कि उस कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ठीक है, उसका मतलब वैल्यू कितनी है। सपोज मैं कहता हूं एक कंपनी है, उसकी वैल्यू है 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, उसका नेटवर्थ है 1000 करोड़ रुपए। तो यहां पर ऐसा माना जाता है, यूजुअली ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी इसका 3 गुना यहां पर लाइबिलिटी उठा सकती है, मतलब बाहर से वो बोरो कर सकती है, एक तरह से लाइबिलिटी हो जाएगी उसके ऊपर। तो ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि आप 3 गुना तक अपने कंपनी का लाइबिलिटी रखोगे अपने नेटवर्थ जितना, तब तो आपकी कंपनी कहीं ना कहीं ठीक है, सेफ है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब उससे ज्यादा आपको लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करनी है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, 1000 करोड़ रुपए अगर उसका नेटवर्थ है तो मैक्सिमम वो 3000 करोड़ तक उठाए, तब तक वो कंपनी सेफ है, राइट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया है। तो अब यहां पर इसको अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, ये जो 5 पैरामीटर आप देख सकते हो, हर एक सेक्टर के लिए जो 5 पैरामीटर है उसकी अलग अलग वैल्यू आपको मिल रही होगी। बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आ जाएगा समझ में। पहला वाला पैरामीटर मैंने आपको क्या बोला, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। यहां पर ये पहला वाला आप देख रहे हो ना, यहां पर इसकी वैल्यू क्या कह रही है, 4.5। मतलब कि वो सभी कंपनी जो कि 4.5 ये पर्टिकुलर टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ है, उनकी वैल्यू 4 से कम है, तब तो उनका लोन रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 4.5 से ज्यादा है ऑटो कंपोनेंट वाले सेक्टर में, तब उनका हमें रीस्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में ये क्या बोल रहा है, यही चीज है। मतलब कि यहां पर उस कंपनी ने, अगर सपोज मैं कहता हूं किसी कंपनी ने 4.5 उसकी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका नेटवर्थ कंपनी का अगर कहता हूं 1000 करोड़ है, इसका मतलब करीब उसने 4500 करोड़ रुपए उसकी लायबिलिटी है, ये इसका मतलब होता है। तो यहां पर बेसिकली जो कमिटी है उसका यह कहना है कि उसका जो ये रेशियो है वो आपका 4.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो उतना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा खराब है कंपनी के लिए। आया समझ में। तो इसी तरह से आप देखोगे हर एक सेक्टर के लिए, यहां पर जो 26 सेक्टर की मैंने बात की, एक यहां पर एक तरह से रेशियो बता दिया इस कमिटी ने कि इस रेशियो के अंदर फॉल करता है तो उसके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, अगर उससे ज्यादा है तब रीस्ट्रक्चर मत करो, अदरवाइज क्या होगा कि वो रिपे भी नहीं कर पाएगा और आप सिंपली जो बैंक का पैसा है वो डूबता जाएगा, राइट। इसी तरह से आप दूसरा देखो यहां पर क्या लिखा है, टोटल डेट टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन। देखिए आप में से जो शेयर मार्केट वगैरह करते होंगे, कंपनी की हालत देखते होंगे, जब आप निवेश करते हो किसी कंपनी में, उसमें एबिटिडा वगैरह काफी ज्यादा देखा जाता है, ठीक है ना। तब आप डिसाइड करते हो कि कई बार यहां पर जब रिजल्ट्स आते हैं किसी कंपनी के, वहां पर एबिटिडा की बात होती है। तो बेसिकली यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि उस कंपनी का डेट कितना है, डेट टू अर्निंग्स बिफोर एबिटिडा। मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि जो ओवरऑल डेट है कंपनी का, मतलब कि लायबिलिटी है, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट। मतलब कि जो भी अर्निंग हो रहा है कंपनी का इंटरेस्ट देने के पहले, टैक्सेस देने के पहले, क्योंकि जो भी अर्निंग होगा उस कंपनी को टैक्सेस भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उस रेशियो को यही कहते हैं टोटल डेट टू एबिटिडा, ठीक है। तो उसका यहां पर आप देख सकते हो कि इस कमिटी ने एक रेशियो दे दिया है कि इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब यह हुआ कि उस कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा करंट रेशियो, देखिए करंट रेशियो बहुत सिंपल होता है, इसका मतलब यह होता है कि उस कंपनी की रेवेन्यू कितना हो रहा है और क्या वो शॉर्ट टर्म के जो लायबिलिटी है क्या वो रिपे कर सकती नहीं, मतलब कि उसके पास कैश कितना है, एक तरह से आप कह सकते हो लिक्विडिटी कितना है, मतलब उस कंपनी ने कई सारे लोन्स लिए होंगे, इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर, मतलब जो करंट के एक्सपेंसेस होते हैं क्या वो कंपनी पे कर सकती है कि नहीं, ठीक है, अपने लिक्विडिटी में से, अपने कैश में से, तो उसी को करंट रेशियो कहते हैं किसी कंपनी का। फिर आपका आता है यहां पर आप लास्ट में देखोगे एक टर्म है जिसको कहा जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। मतलब कि यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि क्या वो कंपनी जो रिसेंट के डेट हैं, मतलब कि रिसेंट का जो भी लायबिलिटी है उसके ऊपर, क्या उसको पेमेंट कर पाएगा कि नहीं, उसकी हालत क्या है।
तो इसके ऊपर भी यहां पर आप देख सकते हो कि आरबीआई ने जो है वैल्यू दे दी है। तो इसी तरह से हर एक सेक्टर का, ये जो 26 सेक्टर की मैंने आपसे बात की, यहां पर इसके बारे में बता दिया है और यहां पर बोला है इस कमिटी ने, बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो, अब आरबीआई ने यह कहा है कि जब कोई लेंडर, मतलब कि यहां पर जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जिन्होंने लोन दिया है, वो जब किसी बिजनेस के लोन को रीस्ट्रक्चर करेंगे तो उनको ये सारे पैरामीटर्स देखने हैं कि उस किस सेक्टर में आता है ये, और उस कंपनी का ये पैरामीटर मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मीट हो रहा है तब तो उसके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, नहीं मीट हो रहा है तो मत करो, यहां पर उसको बैड लोन्स में ही जाने दो, ठीक है, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे इस पूरे चार्ट में, तो जो रियल इस्टेट सेक्टर है वहां पर सबसे ज्यादा आप हाईएस्ट डेट टू एबिटिडा रेशियो दिया हुआ है। आप देखिए यहां पर ये जो रियल इस्टेट है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेट टू एबिटिडा रेशियो मिलेगा। मतलब कि रियल इस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, आप एक तरह से कह सकते हो, ऐसा कमिटी का मानना है। इसीलिए यहां पर उनको ज्यादा एक तरह से लिवरेज दिया जा रहा है, एक ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है ताकि वो अपना लोन जो है रीपे कर सकें। अब यहां पर आपके एक मन में सवाल आ सकता है कि हमारी इकोनॉमी में ये 26 सेक्टर्स तो है नहीं, सिर्फ इसके अलावा भी सेक्टर्स हैं जो कि वो भी इंपैक्ट हुए होंगे, तो उनके लोन का क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है इस कमेटी ने कि बाकी सेक्टर्स के जो लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जितने भी जिन्होंने पैसा दिया है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये वाला चीज हो गया आपका। और उसके अलावा कमिटी ने एक और चीज बोला है कि जो लेंडर्स हैं वो इन 5 रेशियो को तो देखना ही चाहिए, जो 5 पैरामीटर्स बताए गए हैं। इसके अलावा भी अगर वो और कोई पैरामीटर चाहते हैं तो वो खुद भी ऐड कर सकते हैं, बैंक्स वगैरह अपने हिसाब से, ठीक है। अब लास्ट में जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि कितने जो बिजनेसेस हैं, कितने अमाउंट के लोन को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, मतलब कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ऐसा क्या बताया जा रहा है। देखिए यहां पर स्टडी के अनुमान ये बताया जा रहा है कि पूरे बैंकों ने जितना भी क्रेडिट दिया था, ठीक है, उसमें से जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, देखिए यहां पर एक कॉर्पोरेट है, दूसरा है नॉन कॉर्पोरेट लोन्स, मतलब कि यहां पर 2 सेगमेंट में एक तरह से डिवाइड कर दिया है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो लोन दिया गया था बैंकों के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोग करीब 3.3 लाख करोड़ से लेकर 6.3 लाख करोड़ के लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, अभी का अनुमान लगाया जा रहा है। और नॉन कॉर्पोरेट लोन्स के करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जो लोन्स हैं उनको यहां पर रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। मतलब एक काफी बड़ा अमाउंट जो है वो रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अब आप सोच के देखो, अगर इसको रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाता तो यहां पर ये सारे लोन्स क्या बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग बन जाते हैं। मतलब कि एनपीए जो है वो आपका और ज्यादा बढ़ जाता, जिसको यहां पर कम करने की आवश्यकता है। तो फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो कमिटी का सजेशन दिया गया है, एक अच्छा सजेशन है। ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। किस चीज में ट्रांसपेरेंसी को? इस केस में बढ़ाएगा कि जो बैंक्स हैं वो यहां पर इनको पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर बैंक को लगा कि ये मेरा अच्छा कस्टमर है तो इसके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, ये कस्टमर अच्छा नहीं है तो इसके लोन को रीस्ट्रक्चर नहीं करो, उसको एनपीए बना दो। तो ऐसा आप बैंक नहीं कर पाएंगे। यहां पर उनको ये पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग में ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। लेकिन दूसरा एक खामी इसमें यह है कि एक तरह का पैरामीटर ये बनाया गया है, इसके अलावा जो पैरामीटर्स के बाहर फॉल होंगे उसकी वजह से आपको रिसेंट में काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिल सकता है बैड लोन्स के मामले में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग आरबीआई ने ये जो एक्सेप्ट किया है केवी कामत के रिकमेंडेशन को, मैंने आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। बस आपको एक मूल ढांचा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा और आपको डीप बता दिया कि ये जो 5 पैरामीटर्स हैं क्या क्या हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।